प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहीर्णजीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चरण दो दुचेदना जस। तेरहवीं गाथा बोलेंगे पहले। तेरहवीं गाथा। हाँ। मग्गण गुण ठाणी चौदसी वंदितः असुगणया विन्नेया संसारी सव्वे सुद्धा मुसोधनया गई इंद्रिये सुखाये जोगे वेदे कसाय नाणेय संयम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्नियाहारे। वैद्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ, इसके रचयिता आचार्य नेमी चंद सिद्धांती देव, और इसकी ब्रह्मदेव सूरी कृति का हम पढ़ रहे हैं। और उसकी 13वीं गाथा के आधार पर जीव संसार में स्थित है, ये यहाँ बताया जा रहा है। और उसके आधार पर मार्गना स्थान और गुणस्थानों की चर्चा हम कर रहे हैं। 14 गुणस्थान होते हैं, 14 ही मार्गना स्थान होते हैं। 14 गुणस्थानों की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं। 14 गुणस्थानों के नाम, 14 गुणस्थानों के नाम नीलम भाभी बताएंगे। हाँ जी, बता दो। मिथ्यात्व, साधन मिथ्यात्व, मिश्र, अविरत सम्यक्त, अविरत सम्यक्त, देश चारित्र, परमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग्य। बढ़िया। दूसरे गुणस्थान का नाम है सासादन। सासादन मिथ्यात्व नहीं, या फिर सासादन सम्यक। पूरा नाम कहें तो सासादन सम्यक तो कह सकते हैं, सासादन मिथ्यात्व नहीं। 14 मार्गना स्थानों के नाम, 14 मार्गना स्थानों के नाम। हाँ बोली मीता भाभी। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संगी, आहार। बढ़िया। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मार्गणाएं हैं। और हमारी चर्चा भव्य मार्गणा के संदर्भ में चल रही है। भव्य मार्गणा के 2 भेद किए, एक भव्य और एक अभव्य। जो जीव रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता रखते हैं वो जीव भव्य कहलाते हैं, और जिन जीवों में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है वो जीव अभव्य कहलाते हैं। ऐसे जीव भव्य और अभव्य
दो प्रकार के जीव होते हैं। और जो अभव्य जीव हैं वो निरंतर 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। 5 प्रकार का संसार है, उसमें निरंतर परिभ्रमण करते हैं। और जो भव्य जीव हैं वो भी जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक वे भी संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। जो जीव अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, यानी सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं, उन जीवों के ये 5 परावर्तन नहीं होते हैं। तो हमने अपने आत्मा को नहीं जानकर और अनादिकाल से लेकर आज तक संसार में कितना टाइम स्पेंड किया, कितने समय से हम संसार में दुख उठा रहे हैं, कितने टाइम से हम संसार में भटक रहे हैं, उस एक टाइम की हमको आइडिया लगे, उसके लिए यहाँ 5 परावर्तनों का स्वरूप बताया जा रहा है कि जो जीव अपने स्वरूप से अनजान है, अपने स्वरूप से अनजान जीव किस तरह से संसार में परिभ्रमण करता है। तो 5 प्रकार का ये आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अभी आ गई है। हाँ। तो ये 5 प्रकार का संसार जो है वो कौन कौन सा है? 5 प्रकार का संसार कहें या 5 प्रकार का परिवर्तन या परावर्तन, एक ही बात है। परिभ्रमण कहें, परिवर्तन कहें, परावर्तन कहें, संसार कहें, ये सब एक अर्थवाची शब्द हैं। तो कौन कौन से हैं 5 प्रकार के परावर्तन? बोलिए शिमला भाभी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे 5 प्रकार के परावर्तन है। द्रव्य परावर्तन को दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। द्रव्य का अर्थ यहाँ पर पुद्गल द्रव्य से लिया गया है। पुद्गल द्रव्य का जो एक साइकिल है, जो एक जहाँ से शुरू किया वहीं वापस से पहुंचना, ये पुद्गल द्रव्य का एक जो साइकिल पूरा करना, उसे पुद्गल परावर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन कहते हैं। पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? सुलोचना भाभी। सुलोचना भाभी पूरी तरह से आ नहीं रहा है। बोलिए जो भी आपको समझ में आया हो। पुद्गल परावर्तन की परिभाषा सरल है। पुद्गल परावर्तन की सरल है, वो जो हमने थोड़ी कठिन हमको लग रही है वो तो नो कर्म की और कर्म की है। केवल अभी परावर्तन की जो परिभाषा है, कर्म और नो कर्म रूप जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं उसको पुद्गल परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन परिभाषा हाँ कौन बता सकते हैं? हाँ मैं बताऊं? निशा आंटी बोलिए। ग्रहण किए पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय परिवर्तन अथवा पुद्गल परावर्तन। हाँ, जो ग्रहण किए गए विशिष्ट पुद्गल परमाणु हैं या विशिष्ट पुद्गल हैं, उनके विशिष्ट पुनर्ग्रहण में, कोई ग्रहण किए गए पुद्गल परमाणु हैं, उनके विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला जो समय है उसे पुद्गल परावर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर विशिष्ट पुनर्ग्रहण ये शब्द इम्पोर्टेंट है। उसके एक पूरा प्रोसेस है, हमने वो पूरा प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा है वास्तव में, वो कठिन पड़ता है। फिर वो अभी इतना ही ठीक है पहली बार में, वरना वो ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन उसका एक पूरा सिस्टम है कि किस तरह से आज हमने जो ग्रहण किए हैं, हमने उसका स्वरूप देखा है कि आज अभी जो हमने एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया, वही का वही समय प्रबद्ध वैसे की वैसी क्वालिटी वाला उसी की उतनी क्वांटिटी में वो जब दोबारा से हम ग्रहण कर लेंगे, तो ये दोबारा ग्रहण करने के लिए पूरा एक सिस्टम है। ऐसे ही आप अगले ही समय में या 2-4 समयों बाद या 1-2 साल बाद ही आप चाहेंगे कि वो दोबारा ग्रहण हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा ये जो विशिष्ट पुनर्ग्रहण है उसमें पूरा है कि अनंत बार ग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करता है, फिर अनंत बार मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करता है, अनंत बार
पहले अग्रहित को, फिर मिश्र को, फिर ग्रहित को ऐसे ग्रहण करके एक पूरा सिस्टम है, उसका पूरा चार्ट है। उसके बाद ही जो अभी ग्रहण किए उसका दोबारा नंबर आता है। ऐसा एक पूरा सिस्टम है। केवल हम इतना समझ लें कि इसका पूरा एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी भी वो अभी जो ग्रहण किए हैं वो तुरंत 1 घंटे बाद दोबारा में आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसका पूरा एक सिस्टम है और उस सिस्टम को पूरा होने में अनंत काल लग जाता है। इसलिए द्रव्य परावर्तन में अनंत काल लग जाता है। और ये द्रव्य परावर्तन 2 प्रकार का है, नो कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन, और दोनों को मिलकर एक पुद्गल परावर्तन या एक द्रव्य परावर्तन वो पूरा होता है। नो कर्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? नो कर्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? बताइए, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी। 3 शरीर औदारिक वैद्यक और आहारक और 6 पर्याप्ति के रूप होने योग्य जो पुद्गल वर्गना है, वो उनको वापिस से प्रति समय जो नो कर्म वर्गना हम ग्रहण करते हैं और वापिस से फिर वो की वही ग्रहण करनी, उसको नो कर्म पुद्गल परावर्तन। हाँ, अब वो की वो में वो सारी बातें अब आपको बतानी है कि किसी जीव ने किसी एक पर्टिकुलर विशिष्ट समय पर जो नौकर्म वर्गणा ग्रहण की, किसी जीव ने किसी एक विशिष्ट समय पर जो नौकर्म वर्गणाओं का समय प्रबद्ध नौकर्म वर्गणाओं का समूह जो ग्रहण किया, उसके बाद में अगले समयों में उसको, देखिए जो हम वर्गणाएं भी ग्रहण करते हैं ना, नौकर्म वर्गणाएं, वो भी प्रति समय निर्जरित होती है। जैसे कर्म प्रति समय उदय में आकर और निर्जरित होते हैं, उसी तरह से नौकर्म वर्गणाएं भी प्रति समय बंध भी रही हैं और प्रति समय उदय में आकर निर्जरित भी हो रही हैं। वो भी प्रति समय निर्जरित होती हैं। तो अभी पर्टिकुलर कोई समय प्रबद्ध, कोई लॉट, समय प्रबद्ध का मतलब है उन नौकर्म वर्गणाओं का ग्रुप, वो ग्रहण किया और वो ग्रहण करने के बाद में अगले समय से वो निकलना चालू हो जाता है। तो पहले समय में किसी एक समय में नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया और फिर उसके बाद में उनकी निर्जरा हुई। उसके बाद में वो जो विशिष्ट क्रम हमने देखा, विशिष्ट तरीके से कि अनंत बार और दूसरे परमाणुओं को, दूसरी वर्गणाओं को ग्रहण किया, दूसरे पुद्गलों को ग्रहण किया। उसके बाद जब कभी भी वे ही पुद्गल परमाणु, यानी वो ही वर्गणाएं उसी क्वालिटी वाले, उतने ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाली और उतनी ही संख्या में, उतनी ही क्वांटिटी में जब दोबारा जीव ग्रहण करता है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो टाइम कहलाता है एक पुद्गल परावर्तन। पहले जो ग्रहण किए थे और वही के वही जब दोबारा ग्रहण होंगे, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो टाइम कहलाता है एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन। नौकर्म पुद्गल परावर्तन में क्या ध्यान रखना है कि नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने में, दोबारा से ग्रहण करने में लगने वाला समय, और कर्म पुद्गल परावर्तन में जो कार्मण वर्गणाएं हैं, पहले समय में, अभी किसी एक समय में कार्मण वर्गणाएं हमने ग्रहण की, हर समय हम कर्म भी ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले समय में जो कार्मण वर्गणाएं ग्रहण की और फिर वो जैसे जैसे उदय में आते हैं वो निर्जरित होते हैं, अब वही की वही कार्मण वर्गणाएं उतने के उतने स्पर्श रस गंध वर्ण वाली, उतने के उतने स्थिति अनुभाग वाली, जैसी जो वर्गणाएं ग्रहण की हैं और वैसे की वैसी स्थिति अनुभाग वाली, वो जब दोबारा हमको प्राप्त होंगी, हमको मीन्स जिस जीव को वो दोबारा प्राप्त होंगी, तो वो जो दोबारा कब प्राप्त होती है कि उसको प्राप्त करने में भी अनंत काल बीच में लगता है। आज जो हमने कार्बन वर्गणाएं ग्रहण की हैं, वो कार्बन वर्गणाएं जब उदय में आके नष्ट होंगी, उसके बाद दोबारा वो वाली कार्बन वर्गणा कब आती हैं कि वो अनंत काल बाद आती हैं, तुरंत की तुरंत, अभी की अभी वो नहीं आ पाती। हाँ बोलिए मीता भाभी। जैसे आपकी जो पूरी साइकिल बता रही हो, ये सारा पूरा, तो एक पर्याय जैसे अभी मनुष्य पर्याय एट प्रेजेंट जो है, तो ये जो वापस से ये जो साइकिल पूरी घूम के वापस से ये ही पर्याय में आएगी, ये परिवर्तन एक पर्याय की अपेक्षा से बता रहे हो या? ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, इसमें ध्यान ये रखना है। अपने को ऐसा लगता है, कभी कभी अपन प्रवचनों में भी ऐसा सुना है, पहले ऐसा ही लगता था मुझे भी, और ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सारा का सारा रिपीट होगा ऐसे कैसे, लेकिन अभी पूरा इस सब को रिपीट करने वाली बात नहीं है, उसमें तो बहुत और भी दुर्लभता है।
केवल अभी हमने पर्टिकुलर एक समय में जो लॉट हमने नौकर्म वर्गणा का अथवा कार्मण वर्गणा का जो एक लॉट एक समय वाला जो हमने ग्रहण किया है, उस लॉट को रिपीट करने वाली बात है। वो लॉट जब रिपीट हो जाएगा तो वो एक पुद्गल परावर्तन हो जाता है। एक नौकर्म वर्गणा वाला लॉट और एक कार्मण वर्गणाओं वाला लॉट जब रिपीट हो जाता है तो वो एक पुद्गल परावर्तन कहलाता है। अब ये सारे की इसमें तो कितने नौकर्म वर्गणाएं इस पूरे शरीर में, तो ऐसा का ऐसा पूरा शरीर बनना और वापस से फिर वही स्पर्श रस गंध वर्ण उतनी ही संख्या में, वो तो और भी दुर्लभ हो जाता है। अभी यहाँ कर्म पुद्गल परावर्तन का टाइम में अनंत काल है, लेकिन ये अनंत काल ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, ये सक्ष अनंत काल है, यानी ये अनंत काल भी पूरा होता है। फिर इसको अनंत क्यों कहते हैं? अनंत कहते हैं कि हमारे ज्ञान में ये टाइम नहीं आता, केवल ज्ञान गम्य है, इसलिए अनंत कहते हैं। हाँ वंदना भाभी बोलिए। बताया कि सेम आइडेंटिटी और सेम क्वालिटी, तो इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? आइडेंटिटी में तो समझ में आता है कि एक उधर स्पर्श रस गंध वर्ण और इधर स्थिति अनुभव। आइडेंटिटी का मतलब है वही परमाणु। अब वही परमाणु तो आ सकते हैं, लेकिन आपके स्पर्श रस गंध वर्ण चेंज हो सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जैसे अभी हमने कहा कि अभी हमने कार्बन वर्गणाएं ग्रहण की, कार्बन वर्गणाएं हमने ग्रहण की, फिर वो उदय में आके खिर गई, तो अभी मैंने कहा कि अनंत काल बाद वो वाली वापस मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है, वही वाली अभी हमने जो छोड़ी है वो वापस से हमको बंध सकती है, लेकिन फिर उसमें स्थिति अनुभाग चेंज हो सकते हैं। ऐसे ही जो नौकर्म वर्गणाएं अभी हमने ग्रहण करके छोड़ी, वही नौकर्म वर्गणाएं हम वापस अभी थोड़ी देर बाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वो स्पर्श रस गंध वर्ण जो उनका है, जो क्वालिटी है, वो कुछ चेंज हो सकती है। उसमें से कुछ कम हो सकते हैं, कुछ दूसरे मिल जाएं, कोई वही वाले मिल जाएं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पूरा का पूरा लॉट अभी हमने ग्रहण किया, वो पूरा का पूरा लॉट वापस से वही के वही सारे परमाणु, और हर परमाणु में जितने स्पर्श रस गंध वर्ण थे उतने उस स्पर्श रस गंध वर्ण बराबर वैसे के वैसे हों, और जितनी टोटल अभी संख्या थी उतनी की उतनी संख्या में वो बिल्कुल वो चीज पूरी मिलनी चाहिए। ऐसे कोई उनमें से कुछ परमाणु वापस आ जाएंगे, कुछ वैसे के वैसे कुछ आ जाएंगे, किसी में वैसा स्पर्श रस गंध वर्ण होगा, किसी में नहीं होगा, ऐसा तो बहुत बार होगा। लेकिन एक जो पूरा लॉट समझ लीजिए 100 परमाणुओं का भी लॉट हमने आया, तो वो 100 के 100 वही वाले हों, और 100 में जितना स्पर्श रस गंध वर्ण है, या अगर कार्बन वर्गणा है तो जितना उसमें स्थिति अनुभाग पड़ा है, बिल्कुल उतना का उतना स्थिति अनुभाग पड़े, और ये 100 संख्या में हो, और वही की वही हो सारे के सारे। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि स्थिति अनुभाग सेम पड़ जाए, लेकिन परमाणु कोई दूसरे हो, वही वाले नहीं हो, ये भी हो सकता है। और वही परमाणु हो लेकिन स्थिति अनुभाग थोड़ा भी माइनर भी फर्क नहीं होना चाहिए, रत्ती पाई का किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, सेम वही परमाणु और उसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाले या उसी स्थिति अनुभाग वाले और उतनी ही संख्या में, तो वो एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन या एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलिए आंटी, चमेली आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नौकर्म और ये कार्बन वर्गणाएं दोनों पूरा परावर्तन कहलाएगी, और फिर दोनों मिलके एक और पूरा परावर्तन कहलाएगा? हाँ, दोनों मिलके अर्धपुद्गल नहीं कहलाएंगी। अगर एक नौकर्म परावर्तन हो रहा है तो वो एक अर्धपुद्गल परावर्तन है, या फिर एक कर्म पुद्गल परावर्तन हो रहा है तो वो एक अर्धपुद्गल परावर्तन है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक पूरा पुद्गल परावर्तन होता है। इसके बाद हमने देखा था, तो एक क्वेश्चन पूछना था, वो एक ही टाइप के कर्म होंगे? एक ही टाइप मीन्स एक कर्म पुद्गल परावर्तन तो एक टाइप वाले कर्म ही होगा, जैसे ज्ञानावर्ती कर्म है जैसे? नहीं, देखिए जब हम ये 4 प्रकार के बंध होते हैं ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो कार्बन वर्गणाओं का एक हम समय प्रबद्ध ग्रहण करते हैं, यानी एक वो कार्बन वर्गणाओं का लॉट आया, 100 वर्गणाएं आई, उसमें 100 परमाणु आए। अब उन 100 में से फिर ये चारों में डिवीजन होता है कि चारों में से प्रकृति का विभाजन होगा, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण ये सब, उस 100 में से 100 जो वर्गणाएं परमाणु आए हैं
उन 100 में से ही 8 या 7 कर्मों में प्रकृति रूप डिवीजन होगा। फिर किस प्रकृति में कितने कितने परमाणु जाएंगे, वो प्रदेश रूप कि 100 में से 40 तो गए वेदनीय में, 30 गए मोहनीय में, ऐसे अलग अलग वो प्रदेश बंद होगा। इसके बाद में किस में कितनी स्थिति पड़ेगी और किस में कितना अनुभाग पड़ेगा, वो उस 100 में जो एक लॉट आया ना, उस 100 में ही सारे होंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी अकेला ज्ञानावरण बन रहा है कि अकेला दर्शनावरण बन रहा है। अकेला एक कर्म कभी बनता ही नहीं है। 7 कर्म तो निरंतर बंध ही रहे हैं और आयु भी बंधे तो 8 कर्म बनते हैं। इसलिए एक कर्म अकेला नहीं बंधेगा, वो तो अभी लॉट की बात है। उसमें फिर जैसे जैसे वो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग में डिवीजन हुआ हो, वैसा का वैसा वो डिवीजन दोबारा हो। अनुभाग और स्थिति में होगा वहां तक ही एक पुत्र परावर्तन माना जाए, जब तक वो डिवीजन होंगे वहां तक। हाँ। फिर हमने देखा था क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन का मतलब है कि हर क्षेत्र पर जन्म लेना, हर प्रकार की अवगाहना धारण करके, यानी स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र 2 टाइप का ये था। तो उसको दोनों को अगर अपन मिलाकर कहें तो जितनी प्रकार की अवगाहनाएं हैं, जीवों की जितनी प्रकार की अवगाहना मतलब शरीर का साइज, तो जीवों की प्रत्येक प्रकार की अवगाहनाओं को धारण करें और लोकाकाश के हर प्रदेश पर जन्म ले, तब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। जीवों की जितनी प्रकार की अवगाहनाएं हैं वो सभी अवगाहनाओं को धारण करें और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म ले, तब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। तो क्षेत्र परावर्तन के 2 भेद हैं, एक स्व क्षेत्र परावर्तन और एक पर क्षेत्र परावर्तन। स्व क्षेत्र परावर्तन में कि जगन्य अवगाहना से लेकर और उत्कृष्ट अवगाहनाओं को क्रम से प्राप्त करना, जगन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना को तक क्रम से प्राप्त करना है। ऐसे नहीं रैंडमली कोई सा भी शरीर लिया और ठीक है, ऐसा नहीं। तो जगन्य अवगाहना किस जीव की होती है और कितनी होती है? जगन्य अवगाहना, हाँ सुनीता आंटी बोलिए, किसकी होती है और कितनी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त। हाँ, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त। अकेला लब्धिया पर्याप्त तक नहीं, लब्धिया पर्याप्त तक तो 5 इंद्रिय वालों में है। सूक्ष्म निगोदिया, निगोदिया में भी बादर नहीं, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त जीव की। और कितनी होती है वो अवगाहना? घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, घनांगुल के असंख्यातवे भाग। अभी कुछ शब्द हैं, याद कर लीजिए। अर्थ अभी कोई बात नहीं समझ में आता हो कितना होता है, अभी शब्द याद होंगे, फिर धीरे धीरे उनके अर्थ भी समझ में आने लग जाएंगे। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त की जो जगन्य अवगाहना है, जो अवगाहना है वो जगन्य अवगाहना होती है और वो होती है घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। तो यहाँ से शुरू करे और उतना शरीर धारण करे, उसके बाद में उससे जितना वो अभी घनांगुल का असंख्यातवे भाग जितना उसका साइज है, उससे एक प्रदेश बढ़ाकर फिर अवगाहना धारण करे, फिर तीसरी बार में उससे और एक प्रदेश बढ़ाकर फिर अवगाहना धारण करे। ऐसे क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 जो उत्कृष्ट अवगाहना है, उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? स्वयंभू रमण का महामत्स्य। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य है, कितनी उसकी अवगाहना होती है? हाँ मीनू दी बोलिए। 1000 × 500 × 250। हाँ, 1000 क्या इंच की सेंटीमीटर? योजन। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इतना बड़ा वो महामत्स्य। महामत्स्य का मतलब है कोई शार्क या वेल, जो ये मछलियां होती है ना, मतलब वो मत्स्य का मतलब मगरमच्छ नहीं है, मछली, इतनी बड़ी मछली 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी। ये सबसे उत्कृष्ट अवगाहना है सभी जीवों में, सबसे बड़ी अवगाहना ये है। तो घनांगुल के असंख्यातवे भाग से चालू हुआ, उसके बाद में वो घनांगुल के असंख्यातवे भाग में जितने आकाश के प्रदेश हैं, उन आकाश के प्रदेशों में +1 करके एक प्रदेश और बढ़ाया और फिर शरीर धारण किया।
जब कभी वो ऐसा शरीर धारण करेगा तब उसका ये दूसरा होगा। फिर अभी जो घनांगुल के संख्यात्वें भाग में +1 किया था ना, अब घनांगुल के संख्यात्वें भाग में +2 करके आकाश के प्रदेश, फिर जब वो इतनी अवगाहना जब कभी धारण करेगा तब वो कहलाएगा, उसका तीसरा टिक होगा। फिर घनांगुल के संख्यात्वें भाग में +4 प्रदेश करे और वो जो अवगाहना होगी फिर उसका चौथे, अब वो कब प्राप्त करेगा कि कितने भी जन्मों बाद प्राप्त करे। ऐसे कर करके ये स्व क्षेत्र परावर्तन कि यहाँ से शुरू किया और एक एक प्रदेश 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 बढ़ाता हुआ, समझ लीजिए ये अपनी अवगाहना में कितने प्रदेश बढ़ गए हैं, और फिर आगे करते करते उस महामत्स्य वाली अवगाहना को जब प्राप्त करता है तब वो एक स्व क्षेत्र। हाँ जी मीनू दी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जन्म के समय हो या बाद में भी हो सकता है? नहीं, कभी भी जीवन में किसी भी टाइम पे अवगाहना प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जन्म के समय तो वो इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना से जन्म लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जन्म के समय तो अवगाहनाएं छोटी ही होती हैं। तो जीवन में किसी भी समय वो अवगाहना, लेकिन वो एक अवगाहना जीवन में एक ही टाइम प्राप्त कर सकता है। उसके बाद ऐसा नहीं एक ही जीवन में 2-3 अवगाहनाएं एक साथ प्राप्त कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ती है, अगर साइज बढ़ता है या कम होता है तो 3 डायमेंशन में ही बढ़ता है या कम होता है, और हमको केवल एक प्रदेश ही बढ़ाना है, एक प्रदेश ही हमको बढ़ाना है। और अगर अवगाहना बढ़ती है एक साथ, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों ही बढ़ती है, अकेला एक प्रदेश नहीं बढ़ता है कभी भी। इसलिए वो जीवन में एक ही बार कभी भी वो अवगाहना अगर प्राप्त होती है तो वो काउंटिंग में आ जाती है, लेकिन बात यह है कि वो क्रम से चलनी चाहिए कि अभी कौन से नंबर की अवगाहना का उसका क्रम है, तभी वो उसमें मान्य होगा। अदरवाइज बीच में दूसरे वो साइज की जन्म ले रहे हैं, दूसरे साइज के शरीर मिल रहे हैं, वो काउंटिंग में नहीं आते, वो मिलते जाते हैं, लेकिन वो टाइम तो काउंट हो रहा है, टाइम तो बराबर व्यतीत हो रहा है ना, समय तो व्यतीत हो रहा है, लेकिन वो जो क्षेत्र परावर्तन का जो काम है वो अभी पूरा उसमें नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में। तो ये कहलाता है स्व क्षेत्र परावर्तन। इसके बाद में है, इसमें गति कोई सी भी हो सकती है क्या दीदी? हाँ, कोई सी भी हो सकती है, गति कोई सी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक उसकी लिमिटेशंस है। जैसे अब जो छोटी वाली अवगाहनाएं हैं वो तो तिर्यंच में 1 इंद्रियों में ही होंगी ज्यादा। मनुष्यों में इतनी छोटी अवगाहना अब वो अपर्याप्त जीव की हो सकती है, बाकी कुछ अवगाहनाएं तो पर्टिकुलर उनकी 1 इंद्रियादि की, फिर विकलत्रियों की, तो लेकिन फिर भी उसमें ऐसे बाउंडेशन नहीं, बड़ी अवगाहनाओं में कोई सी भी गति में जाके वो अवगाहना प्राप्त कर ले। अभी तो केवल ये उद्देश्य है यहाँ ये देखना है केवल कि वो शरीर का साइज उतना जो चाहिए उतना वो प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर है पर क्षेत्र परावर्तन। पर क्षेत्र परावर्तन में लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं हर प्रदेश पर जन्म लेना, पूरे लोकाकाश के प्रदेश को जन्म से कवर करना, वो कहलाता है पर क्षेत्र परावर्तन। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से गिनते हैं कि सुमेरु पर्वत के नीचे जो लोक का सेंटर पॉइंट है, मध्य के 8 प्रदेश, सुमेरु पर्वत के मध्य के 8 प्रदेश वो लोक का सेंटर पॉइंट है, और वही हमारा भी एक आत्मा का, एक जीव के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उनके भी सेंटर पॉइंट वो मध्य के 8 प्रदेश होते हैं। तो सुमेरु पर्वत के मध्य के जो 8 प्रदेश हैं वहां अपने आत्मा के 8 प्रदेश रखकर और वहां जन्म धारण करें, वो वहां से स्टार्टिंग की जाती है पर क्षेत्र परावर्तन की। इस सुमेरु पर्वत के मध्य के 8 प्रदेशों के साथ में अपने 8 प्रदेशों को रखकर और वहां जन्मा, और उसके बाद में आयु पूरी करके मरा, उसके बाद में दोबारा उन्हीं जगह पर, देखिए केवल 8 प्रदेशों में जन्म नहीं होगा, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। 8 प्रदेशों पे 8 प्रदेश ऐसे मैच करने हैं। ये सुमेरु पर्वत के मध्य के 8 प्रदेश, ये अपने मध्य के 8 प्रदेश जीव के, और वहां ये ऐसा मैच करके और उसके चारों तरफ फिर और बाकी की अवगाहना ग्रहण करेगा, क्योंकि जीव असंख्यात प्रदेशी है, वो ऐसे 8 प्रदेशों में पूरा जीव नहीं आ सकता है। जीव असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा, पर ये 8 से 8 मैच करके और बाकी के और आसपास के प्रदेशों को कवर करके ये यहाँ जन्मा,
पहली बार। इसके बाद में क्योंकि ये असंख्यात प्रदेश अभी इस अवगाहना में ग्रहण कर रखे हैं और हमको हर प्रदेश पर जन्म ग्रहण करना है, जन्म लेना उसमें काउंट करना है, तो इसी जगह पर असंख्यात बार जन्म ले तब ये असंख्यात प्रदेश पूरे कवर किए हुए माने जाते हैं। तो पहली बार में यहाँ ऐसा 8 प्रदेश पे मैच करके जब कभी वो जन्म लिया तब उसका 1 हुआ। अब दोबारा वापस से वो 8 पे मैच करके फिर से जन्म ले, अब ये कब होगा, तुरंत ही उसी समय दोबारा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो दोबारा जब कभी हो तो ये दूसरी बार हुआ, फिर दोबारा जब कभी वो 8 प्रदेशों पे मैच करके फिर जन्म ले तब तीसरी बार हुआ। ऐसा कितनी बार करना है ये वाला मैचिंग वाला काम? असंख्यात बार। असंख्यात बार ये हुआ तब वो जगह पूरी हुई। इसके बाद में इसके पास का एक प्रदेश कवर करना है। अब ये असंख्यात बार जन्म लेने के बाद में अब जब कभी भी इसके जस्ट पास वाला एक प्रदेश को कवर करके, बस ये एक प्रदेश पास वाला कवर होना चाहिए, बाकी के और प्रदेश तो दूसरे भी आएंगे क्योंकि एक प्रदेश में तो पूरा जीव आएगा नहीं। तो इसके पास वाला जस्ट एक प्रदेश कवर करके फिर जब कभी जन्म ले तब वो नेक्स्ट अगला हुआ, फिर उसके पास वाला एक प्रदेश कवर करके फिर जन्म ले। तो यानी इसमें हमको आइडिया लगता है थोड़ा कि कितना आसान है ये काम, कितना जल्दी से हो जाएगा ये काम। बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है। तो ये परिक्षेत्र प्रदेश में दूसरे प्रदेश में वापस जन्म लेने के बीच में असंख्यात जन्म दूसरे भी हो सकते हैं। हाँ, दूसरे बहुत सारे जन्म दूसरे हो जाते हैं क्योंकि जस्ट वहीं की वहीं जन्म लेना वो इतना कोई और वही वाला पर्टिकुलर प्रदेश पास में जन्म तो ले लिया लेकिन वो प्रदेश नहीं आया, ऐसा हो सकता है। तो वो बहुत दुर्लभ जैसा लगता है। तो इतना टाइम इसमें परिक्षेत्र परावर्तन में लगता है। तो इस तरह से ये क्षेत्र परावर्तन उस पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा काल इस क्षेत्र परावर्तन में लगता है। तो ये इस तरह से हुआ क्षेत्र परावर्तन। अब है काल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन नहीं, एक क्षेत्र परावर्तन में कितने पुद्गल परावर्तन हो जाएंगे? एक क्षेत्र परावर्तन में कितने पुद्गल परावर्तन हो जाएंगे? अनंत 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 गुना टाइम लग रहा है ना। पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना टाइम क्षेत्र परावर्तन में लग रहा है। इसका मतलब है कि एक बार क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा तब तक अनंत बार पुद्गल परावर्तन पूरे हो जाएंगे। अनंत बार पुद्गल परावर्तन पूरे हो जाएंगे तब एक बार जाके क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। कितना नहीं, अपने को शरीर की अवगाहना वाली चीज ही कितनी दुर्लभ लगती है। और उसके बाद में हर क्षेत्र पर और क्रम से जन्म लेना है। ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी आपने जन्म ले लिया फिर वो टिक लगता जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्रम वाली चीज उसकी दुर्लभता को और बढ़ा देती है। वो क्रम से जन्म लेना है बराबर पूरा। हाँ बोलिए आंटी, अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए। जिसे क्षेत्र परावर्तन में श्वेत क्षेत्र और पर क्षेत्र में अर्ध पुद्गल परावर्तन हुआ, दोनों मिला के एक हुआ। इसमें क्षेत्र में क्या होगा? नहीं, इन दोनों में बताया क्षेत्र परावर्तन का ऐसा कोई अर्ध क्षेत्र का कोई आता नहीं है। वो तो क्या है कि सम्यक दर्शन होने के बाद संसार में ज्यादा से ज्यादा जीव रहे, सम्यक दर्शन होके छूट जाए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जीव संसार में रहे, तो उसके टाइम के लिए जिनवाणी में वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल आता है। बाकी क्षेत्र परावर्तन का ऐसा कहीं कुछ उल्लेख नहीं आता है, इसलिए उसको अर्ध क्षेत्र करने की कोई बात नहीं आती। तो ये अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी कितने ही सागर काल से निकल जाते होंगे। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। मोक्ष प्रकाशक में शायद 62 या ऐसे किसी पेज पे, एग्जैक्ट में ध्यान नहीं, 62 के आसपास किसी पेज पे टोडरमल जी साहब ने लिखा है। एक पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा है कि उसके एक पुद्गल परावर्तन के अनंत पार्ट करो, अनंत हिस्से करो, तो उसमें से एक हिस्सा उठाएंगे, अनंतवें भाग में अनंत पुद्गल परावर्तन निकल जाते हैं, अनंत सागर निकल जाते हैं। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अनंत काल है उसमें, ये बहुत बड़ा काल है।
अभी देखिए काल परावर्तन, ये तो थोड़ा सा रिवीजन किया, 5-6 दिन का 7 दिन का गैप हो गया था, इसलिए थोड़ा सा वापस से रिफ्रेश करना जरूरी है। काल परावर्तन की चर्चा हमको करनी है। थोड़ा आप लोग हाथ ऊंचा करेंगे कि काल के बारे में बिल्कुल भी किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, काल चक्र के बारे में, तो मुझे थोड़ा आइडिया लगे। हाँ शिमला भाभी, सुनीता आंटी आपने तो पढ़ा है। उत्सर्पणी अवसर्पणी आप हाथ खड़ा कर रहे हो। नीलम भाभी ने, कांता आंटी, हाँ ज्योति जी आपको कुछ पूछना है? नहीं, मैं बोल रही मैंने भी नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक है। थोड़ा आइडिया है, मतलब एक कल्प काल, उसमें 20 बूढ़ा बूढ़ी सागर। हाँ मतलब 3-4 लोग हैं जिनको काल के बारे में अभी नहीं है। 10 अवसर, 10 ठीक है, थोड़ा सा हम ये काल परावर्तन को समझने के लिए थोड़ा सा हमको काल के बारे में समझना पड़ेगा। एक काल चक्र होता है, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होता है। एक काल चक्र के यानी 2 हिस्से होते हैं। देखिए ये काल चक्र के लिए इस तरह का एक चित्र अपने बनता है। घड़ी देखिए, अपन अपने घर में सबके घड़ी होती है। जैसे घड़ी होती है उसमें आप समझ लीजिए कि 12 से लेके 6 तक ऐसे नंबर लिखे होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आपको दिख रही है मेरी शक्ल, दिख रही है आप लोगों को या दिख रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन को हटाती हूँ, मैं वैसे ही समझा देती हूँ, इसमें बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा। दिखाई दे रहा है आपका फेस? दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है। तो अपने घड़ी होती है, घड़ी में 12 से लेकर 6 तक और फिर 6 से लेकर वापस 12 तक ऐसे नंबर होते हैं। ऐसे ही एक काल चक्र होता है, 2 भागों में इसको बांटते हैं। एक उत्सर्पणी काल होता है, एक अवसर्पणी काल होता है। यानी अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी का मतलब है नीचे की तरफ गिरता हुआ, डाउनफॉल होता हुआ। उसमें जीवों की आयु, हाइट और समझ लीजिए स्मरण शक्ति वगैरह ये सब डाउनफॉल की तरफ होती है, गिरती भी होती हैं, ह्रास को प्राप्त होती हैं। वो कहलाता है अवसर्पणी। अवसर्पणी यानी गिरता हुआ टाइम। जैसे घड़ी में 12 से लेके और 6 तक सुई वो गिरती भी होती है, 12 से 1 पे आएगी, 1 से 2 पे, ऐसा नीचे डाउन फॉल होती है, वो कहलाएगा अवसर्पणी। और 6 के बाद में आवाज म्यूट हो जाइए, जो लोग भी अनम्यूट हैं, आवाज आ रही है कहीं से। नीलम भाभी शायद आप अनम्यूट हैं, और भी कोई अनम्यूट है, म्यूट हो जाइए। ये भारती अग्रवाल, उनका अनम्यूट है। हाँ 1 मिनट में ये स्क्रीन बंद करूं, मुझे आप लोगों को की नहीं दिख पा रही है। हाँ, और जो 6 से लेके ऊपर चलते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है।
6, 7, 8 तो सुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जब ऊपर की तरफ काल जाता है, ऊपर की तरफ मीन्स जिसमें जीवों की आयु, उनकी हाइट, उनकी बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति, ये सब वृद्धि को प्राप्त होती है, वो कहलाता है उत्सर्पणी काल। और जिस काल में जीवों की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि आदि घटते क्रम में होती हैं, घटती जाती हैं, वो काल कहलाता है अवसर्पणी काल। और जिस काल में ये आयु, ऊंचाई, बुद्धि आदि बढ़ती जाती है, वो कहलाता है अवसर्पणी काल। इस तरह से काल 2 प्रकार का है। अब ये जो एक काल चक्र है, जो इस सर्किल है, इस काल चक्र में आधे साइड में होता है, ये तो चित्र समझने के लिए बनाया है, ऐसा कोई चक्र, ऐसा कोई चित्र नहीं होता है समझने के लिए। तो आधे साइड में होता है अवसर्पणी यानी गिरता हुआ, घड़ी के जैसे समझ लीजिए आप, और आधा होता है उत्सर्पणी। तो ये जो गिरता हुआ है अवसर्पणी काल, इसका टोटल टाइम होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मीन्स 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करें तो वो हो जाता है कोड़ा कोड़ी। अब ये है 10 कोड़ा कोड़ी यानी 10 करोड़ गुना 1 करोड़, और उसके आगे है सागर। सागर भी बहुत बड़ी लंबी माप है, संख्यात वर्ष उसमें होते हैं, बहुत बड़ा टाइम है। अभी हम सागर नहीं समझ रहे हैं, वरना वो नया चैप्टर खुल जाएगा। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी है। दोनों मिलाकर ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। इसे बोलते हैं एक कल्प काल। अब थोड़ा सागर कितना बड़ा होता है उसके लिए थोड़ा सा इतना सा आइडिया अपन देख लें कि अब वही है कि उसके लिए मैं दूसरी चीज बताऊंगी, वो भी नहीं पता होगी तो भी समस्या हो जाएगी। लवण समुद्र का नाम सुना है हम सबने? लवण समुद्र, एक बीच में हमारा सबसे पहला द्वीप मध्य लोक में जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप से दुगना, दुगना तो कहते हैं, वास्तव में जम्बू द्वीप से 24 गुना है वो। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है और 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। बहुत बड़ा समुद्र है, और उसमें से एक एक बूंद करके हम पानी खाली करें तो वो लवण समुद्र जितने टाइम में खाली हो जाए समझ लो वो एक सागर है। ऐसा समझने के लिए तो कितना बड़ा टाइम हो जाएगा, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक लवण समुद्र, एक अपनी छोटी मोटी नदी हो, उसमें से एक एक बूंद पानी खाली करें तो कितना। आप अपने घर में एक बाल्टी पानी भरे ना, अपन एक जो बाथरूम की बाल्टी होती है, वो एक फुल बाल्टी पानी भर लो और एक एक बूंद खाली करके देखो कितनी देर में खाली होती है। तो एक बाल्टी कितनी देर में खाली हो रही है, तो फिर एक लवण समुद्र बहुत बड़ा समुद्र है, 1000 योजन गहरा है और 2 लाख योजन का चारों तरफ से उसका गोलाकार विस्तार है, बहुत बड़ा है। तो वो समझने के लिए वो जब खाली होगा तो वो टाइम कहलाता है एक सागर। तो ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी, ये काल है। अब काल परावर्तन में हमको क्या करना है? काल परावर्तन के लिए काल के हर समय पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी के हर टाइम पीरियड पे जन्म और मरण, ये जब हो जाता है तो एक काल परावर्तन पूरा होता है। सरल काम है, फटाफट हो जाएगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर में पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। देखिए काल शुरू कहाँ से होता है? पहले शुरू होता है उत्सर्पणी से। उत्सर्पणी से उसके काल के विभाजन है, अभी हम वो सब हम पढ़ेंगे जब अभी तत्वार सूत्र शुरू करेंगे तो उसमें ही ये हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में। जो उत्सर्पणी है और अवसर्पणी, इसके भी 6 भाग होते हैं। 6 काल उत्सर्पणी में, 6 काल अवसर्पणी में, वो सब मिला के टोटल उतना ही है, 10 कोड़ा कोड़ी एक का, 10 कोड़ा कोड़ी दूसरे का। तो उत्सर्पणी से शुरू होता है। उत्सर्पणी में आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि आदि बढ़ते बढ़ते वो बढ़ती है। जैसे 6 नंबर से सुई को हमने शुरू किया, घड़ी को आप माइंड में रखें, लग रही होगी सबके आमने सामने कहीं भी तो देख लें। तो 6 नंबर से हमने शुरू किया, वो ऊपर बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंचा, तो ये हो गया है एक उत्सर्पणी काल। अब 12 के बाद वो सुई नीचे गिरना चालू होती है, तो ये कहलाता है अवसर्पणी काल। तो उत्सर्पणी से शुरू होकर अवसर्पणी का जब पूरा होता है और जब वापस से 6 पे पहुंचने वाला होता है, तब वो प्रलय वगैरह होती है,
थोड़ा बहुत हम लोगों ने सुना होगा, वो प्रलय होती है, वो प्रलय होकर वो सब समाप्त हो जाता है, फिर से वो नया युग चालू होता है। तो उत्सर्पणी से युग की शुरुआत हम मानते हैं। इसलिए ये जो काल परावर्तन है ये भी शुरू कहाँ से होना है? उत्सर्पणी के पहले समय से। उत्सर्पणी काल के पहले समय पर किसी जीव ने जन्म लिया। अब पहले समय पर जन्म लेगा, मरेगा कब? एक समय की आयु किसी जीव की होती है? एक समय की तो नहीं होती, श्वास के 18वें भाग भी होती है, तो समय तो ज्यादा हो जाते हैं, उसमें संख्या समय हो जाते हैं, तो एक समय की तो आयु होती नहीं है। पहले समय पर जन्म लिया, उसके बाद में अपनी आयु पूरी करके वो मरेगा। ठीक है, जितनी भी उसकी आयु होगी वो आयु पूरी करके मरा। कौन से पहले समय पे जन्म लेना है? उत्सर्पणी काल के पहले समय पर। उत्सर्पणी काल के पहले समय पर जन्म हुआ, उसके बाद में अपनी आयु पूरी करके मरण हुआ। उसके बाद में उत्सर्पणी काल के दूसरे समय पर जन्म लेना है। दूसरा समय कब आएगा उत्सर्पणी काल का? एक बार पहले मैं आपको बता देती हूँ कितना सरल है। उत्सर्पणी काल के पहले समय पर जन्म लिया, फिर मरण हो गया, फिर उत्सर्पणी काल के दूसरे समय पर जन्म लेना है, फिर आयु पूरी करके मरे, फिर उत्सर्पणी काल के तीसरे समय पर जन्म लेना है, चौथे समय पर जन्म लेना है, ऐसे करते करते उत्सर्पणी काल को पूरा करना है। तो उत्सर्पणी काल के पहले समय पर जन्म लो, दूसरे समय पर जन्म लो, सरल है। कब आएगा? पहले समय पर किसी जीव ने जन्म लिया, उसके बाद में उत्सर्पणी काल का दूसरा समय कब आएगा? बोलो मीनू दी, कितने टाइम बाद आएगा? कैलकुलेट करो। उत्सर्पणी काल का दूसरा समय कितने टाइम बाद आएगा? हाँ ज्योति जी बोलिए। काल पूरा हो जाएगा जब दूसरा उत्सर्पणी आएगा तब आएगा। हाँ, तो टाइम कितना लग जाएगा उसमें? 4 कैसे लगेंगे? 4 नहीं लगेंगे, पूरा 20 कोड़ा कोड़ी। हाँ ठीक है, म्यूट हो जाइए, सभी लोग। पूरे 20 मतलब भरत रावत क्षेत्र के अलावा तो है ही नहीं उत्सर्पणी अवसर्पणी, वहाँ जन्म नहीं लिया तो। देखिए, यद्यपि काल परिवर्तन भरत और अरावत क्षेत्र में ही होता है, लेकिन काल की गणना यहाँ के हिसाब से की जाती है। कहीं भी जन्म ले, किसी भी जगह जन्म ले, अभी हम वो सारी बात भी करेंगे, कहीं भी जन्म ले। अब इसमें हमको आकाश का क्षेत्र नहीं देखना है, शरीर का साइज नहीं देखना है, वो कुछ भी नहीं देखना है। कहीं भी जन्म ले, किसी भी आकार में जन्म ले, किसी भी गति में जन्म ले, किसी भी क्षेत्र में जन्म ले, वो कोई बात नहीं है। जो और जगहों पर देव नरक आदि में भी, वहां भी आयु तो गिनते हैं ना, आयु पूरी कैसे गिनते हैं? वहां तो काल परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो फिर, लेकिन यहाँ के हिसाब से ही वहाँ काल परिवर्तन माना जाता है, गिना जाता है, सब जगह पर ही। हमारे मध्य लोक के आधार पर, मध्य लोक में जिस तरह का काल परिवर्तन हो रहा है भरत और अरावत क्षेत्र में, उसके आधार पर ही और जगहों के काल को भी कहा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। तो उत्सर्पणी काल के पहले समय पर जन्म लिया। अब उत्सर्पणी काल के, नीलम भाभी म्यूट होइए। उत्सर्पणी काल के दूसरे समय पर जन्म लेने के लिए दोबारा कब आएगा उत्सर्पणी काल का दूसरा समय? क्योंकि अभी पहले समय पर जन्म लिया है, तो जस्ट अभी की अभी तो मरेगा, अभी तो अगले समय में मरेगा, फिर दोबारा जन्म लेगा, तो अभी तो उसको चांस है ही नहीं। अब एक बार उत्सर्पणी बीतने का पहला समय निकल गया, दोबारा कब आएगा? कि अभी हमने देखा कि वो शुरू हुआ 6 से इधर घड़ी में, और वो वापस दोबारा सुई 6 पे कब आती है? एक बार 6 से सुई आगे बढ़ गई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली माने, मिनट वाली माने, तो उस हिसाब से कोई बात नहीं, अभी हम घंटे वाली माने। घंटे वाली सुई एक बार 6 से आगे खिसक गई, तो दोबारा 6 पे कब आएगी? ये 12 घंटे बाद आएगी, 12 घंटे बाद आएगी ना घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई दोबारा 12 घंटे बाद आएगी। ऐसे ही यहाँ उत्सर्पणी का पहला समय निकल गया, तो अब वो उत्सर्पणी आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरे तीसरे कितने समय हो गए, उत्सर्पणी पूरा होगा, फिर अवसर्पणी आएगा, फिर अवसर्पणी पूरा होगा, फिर उत्सर्पणी का दूसरा समय कब आएगा? कि 10 कोड़ा कोड़ी इसके पूरे हो जाएंगे और 10 कोड़ा कोड़ी इसके पूरे हो जाएंगे। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में फिर ये दूसरा चांस आएगा।
जन्म का। कितना आसान है, कितना सरल है। फिर तीसरे समय पे जन्म लेना है। फिर तीसरा समय कब मिलेगा? वापस से 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद चांस आ रहा है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ही वो तीसरे समय पे जन्म ले ले, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की तो गारंटी है ही नहीं। एक बार केवल चांस मिल रहा है उस समय, और उस चांस पे अगर जन्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं उस चांस पे जन्म हुआ तो फिर से 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर नहीं हुआ, चौथा टाइम आया, फिर भी नहीं हुआ, फिर से 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे करके यानी एक एक समय पे जन्म लेना है पूरा। 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी के, 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी के। और ये जब पूरे हो जाते हैं, अभी जन्म पूरा हुआ है, जन्म पूरा होने के बाद में भी पूरा नहीं हुआ काल परावर्तन। अब एक एक समय पर इसी क्रम से मरण करना है। पहले समय पे मरण, फिर दूसरे समय पे मरण, फिर तीसरे समय पे मरण, क्रम से ही एक एक समय एक सेकंड में कितने समय होते हैं? एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। और वो कोड़ा कोड़ी सागरों में कितने समय है? बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। क्यों लगेगा? आप लोग सोच के आना कि काल परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल इतना बड़ा क्यों है, और ये कुछ हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? पढ़ तो रहे हैं हम, ये कैलकुलेशन से क्या मतलब है, किस तरह से हम इससे वैराग्य, भेद ज्ञान ये उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग विचार करके आना। अपन कल ये काल परावर्तन की और बात है, ये पूरा करेंगे और इसके लाभ आदि की भी चर्चा करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए 1-2 मिनट में। तो हम लोग हाँ बोलिए। तो हम लोग क्या पंच परावर्तन पूरा कर चुके हैं? हाँ, अनंत पंच परावर्तन कर लिया हमने। माय गॉड अनादिकाल से कर क्या रहे? संसार में है बस ये घूमना फिरना चल रहा है। कर क्या रहे? मेरे को पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हो भी सकता है कभी ऐसा। इसीलिए ये विश्वास लेने के लिए ये ऐसा काम हम अनंत बार ऐसा, अभी कल हम इसके लाभ की चर्चा करेंगे कि हम कहाँ कहाँ किस किस समय पर कैसे कैसे हम सोचते हैं टाइम के लिए कि क्या है। वो इस काल परावर्तन को पढ़ने से कितना हमारा दिमाग खुल जाना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी मिथ्या मान्यताएं पड़ी हुई हैं। कल हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।